कि यहाँ पे हम कुछ ऐसे लोग जो बिटवीन द प्रोसेस जो कुछ बिल्ड कर रहे हैं और बिल्ड करते वक्त जो हसल्स को ले रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर पाए। स्टार्टअप का जो स्केलेबिलिटी है ना वो फास्ट हो सकती है। और आप एक और भी बात हमेशा कहते हैं कि बिजनेस जो है वो हमेशा धीरे चलता है। स्टार्टअप तेज चल सकता है और स्टार्टअप आते हैं अनसर्टेनिटी के साथ, द सीरीज ऑफ अननोन। आज आप देखिए कई स्टार्टअप इनिशियली किसी और सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। जब भी बिजनेस में जो प्लान होता है ना वर्क नहीं करता है तो सीईओ फायर होता है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाए, और स्टार्टअप में आइडिया फायर हो जाता है। स्टार्टअप में आपका प्लान फायर होता है। जो सफल हो चुके उनकी कहानियां तो सब सुनते हैं और सब सुनाते हैं, लेकिन जो सफलता की कड़ी में, जो सफलता की जर्नी में चल रहे हैं, उस जर्नी में जो हालात बन रहे हैं, उस जर्नी में जो सीख मिल रही है, उसकी बात कोई नहीं बताता। और यही बीड़ा अब उठाया है परिवर्ल्ड ने अपने स्पेशल सेगमेंट बिटवीन द जर्नी बाय परिवर्ल्ड के अंदर, जहां हम लगातार ऐसे लोगों से बात करेंगे जो अपनी जर्नी के बिटवीन में है, अपनी जर्नी के प्रोसेस में है, और वहां पर वो जो सीख रहे हैं, वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो जिन चीजों से एक्सपोज हो रहे हैं, वो सारी चीजें बताते हैं। तो ये पूरी जर्नी बहुत ही स्पेशल होने वाली है और आज इस जर्नी का आगाज है। तो आप सबका बिटवीन द जर्नी बाय परिवर्ल्ड में स्वागत है। जिंदगी में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। जब आप बात करते हैं तो बहुत सारे थॉट्स इनकाउंटर होते हैं। ऐसे ही मैं और दीपक खियानी जी बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, तो उन बातों बातों में लगा कि ये जो थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं ये तो पब्लिकली जाने चाहिए, सबको पता चलने चाहिए। ये थॉट्स जो अनफिल्टर्ड है, ये थॉट्स जो पूरी तरह से ये सबके साथ में आने चाहिए। और इसीलिए इन्हीं बातों को सोचकर हमने इस शो का नाम, जहां वो थॉट्स जो हमारे दिमाग में ट्रैवल करते हैं, बहुत ही कैंडिड डिस्कशन के जरिए हम आप सब लोगों तक पहुंचाने का उसको कोशिश करेंगे। और आज जो बात हम करने वाले हैं वो बात है जो अब कहीं ना कहीं हर घर की बातचीत हो रही है। शार्क टैंक इंडिया जैसे शोज आ चुके हैं, हर कोई स्टार्टअप खोलने की बात कर रहा है, और जहां जाए आजकल यही सुनने को मिलता है, मैं भी स्टार्टअप कर रहा हूं, मैं भी स्टार्टअप कर रहा हूं। कोई कंपनी स्ट्रक्चर करके काम कर रहा है तो कह रहा है मैं स्टार्टअप कर रहा हूं, कोई ठेला खोल रहा है तो कह रहा है मैं स्टार्टअप कर रहा हूं। ऐसे में दीपक, सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि एक्चुअल में स्टार्टअप है क्या, राइट डेफिनेशन है क्या स्टार्टअप की। क्योंकि भले ही शार्क टैंक के कितने भी एपिसोड देख लो, ये बेसिक्स अभी क्लियर नहीं हो रहे। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, इसमें पहले तो जो डेफिनेशन, इसकी कुछ भी रियल तो हो नहीं सकती थी। आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, किसी और की अलग हो सकती है। बट पहले क्या था कि लोग जो बिजनेस करते थे ना, तो पहले बिजनेस फैमिली से आते थे। अब कई स्टार्टअप्स के कल्चर से कई लोग जो बिजनेस फैमिली से नहीं है, जो उन लोगों भी एक स्टार्टअप करने का अपॉर्चुनिटी अभी है। बट थोड़ा सा समझना जरूरी है कि स्टार्टअप इज नॉट अ स्मॉलर वर्जन ऑफ लार्ज कंपनी। काफी अभी जैसे आप किसी से भी अपन मिलते हैं कई बार, तो बोलते हैं कि मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया है। बेसिकली अपना काम शुरू करना स्टार्टअप नहीं है। मोस्टली कई सारे लोगों ने अपना कुछ भी काम किया होता है अपनी जॉब छोड़ के, या वैसे भी आप बिजनेस के साथ एक नया वेंचर शुरू कर दिया, तो आजकल लोग स्टार्टअप नाम देते हैं। लेकिन स्टार्टअप की रियल तो कोई डेफिनेशन है नहीं, बट एक डेफिनेशन जो स्टीव ब्लैंक की दी हुई है ना, उससे थोड़ा मैं रिलेट कर पाया कि स्टार्टअप इज ए टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन उस डिजाइन to search a replicable and scalable model. ओके, मतलब जो स्केल कर सके, जो रेप्लिकेट कर सके, वो स्टार्टअप है। और वो एक प्रॉपर मॉडल होना चाहिए। कोई प्रोप्राइटरी फर्म खोलकर या कोई बहुत ही छोटी चीज खोलकर स्टार्टअप नहीं हो सकता। नहीं, वो खोल के आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे का थॉट ये रहता है कि हम एक प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी डिजाइन करेंगे जो करंटली कई बार स्पेस में अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, या होती है तो उसको कुछ
फिल्टर करके काम किया जा सकता है, बट थॉट ये होता है कि वो रेप्लिकेबल, रिपीटेबल और स्केलेबल हो। यानी कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढने जा रहे हो अपने बिजनेस के लिए, जी। या फिर आप जो राइट मार्केट ढूंढने जा रहे हो, वो इसी हिसाब से ढूंढो कि वो स्केल कर सके और वो रेप्लिकेट हो सके। एग्जैक्टली जैसे कि मान लो कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया है या कोई एक सर्विस बनाया है, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट और सर्विस का रिपीट ही नहीं है, पहला तो आपको देखना क्या ये रिपीट है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है, इज इट द राइट प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आपके कस्टमर्स कौन है ना, कस्टमर भी आपको मिल गया, प्रोडक्ट भी आपने बनाए थे, क्या ये राइट मार्केट फिट साइज है, क्या ये बेनिफिट इसके इतने अच्छे हैं कि ये लॉन्ग टर्म में लोग यूज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, या ये लोगों की हैबिट पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। जब ये सारी चीजें आपके उसमें आप फाइंड आउट कर लेते हैं विद द एविडेंस, और ये जो फाइंड आउट कर रहे होते हैं इन सब पूरे प्रोसेस को है ना, इट्स कॉल्ड स्टार्टअप। तो यहाँ ये बात समझने वाली है कि सबसे बड़ी बात स्टार्टअप वो है जो रेप्लिकेट हो सके, जो स्केल हो सके, और दूसरी चीज ये कि प्रोसेस ऐसा हो जो ये दोनों चीजें करवा सके, तभी वो स्टार्टअप है, राइट। या जैसे आपका कोई भी आइडिया हो सकता है, कल आपके थॉट में एक आइडिया आता है कि ये काम करता हूँ, मैंने एक फ्रूट काट के रेडीमेड प्लेटर के जैसे उसका एक मार्केट में निकाल देता हूँ, तो आपको ये थॉट करना पड़ेगा ना कि ये प्रोडक्ट स्केलेबल है, आप बताओ, या ये प्रोडक्ट कस्टमर हो सकता है, किसी कस्टमर को तो आपने काट के दे दिया और अच्छा उसको रेडीमेड प्लेट में मिल गया, ठीक है, तो उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना स्केलेबल है और वो क्या रिपीटेबल भी है कि वो कस्टमर बार बार उस चीज को बाय करेगा, राइट है ना, उसका हैबिट पैटर्न ऐसा बन रहा है। तो ये सब चीजें, और मैंने एक चीज इसमें फाइंड आउट कर पाई है, जो भी बोरिंग चीज है ना उसको आप रेप्लिकेबल कर सकते हो, स्केलेबल कर सकते हो। बहुत ज्यादा हैपनिंग चीज को नहीं, हैपनिंग चीजें नहीं होती, क्योंकि वो वापस कुछ ही टाइम में बोरिंग हो क्योंकि वहां पे आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी काम करने लग जाती है, क्योंकि आपको टच एंड फील का एक कॉन्सेप्ट भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल भराने में कभी भी आप मजा नहीं आएगा, बोरिंग काम है, बोरिंग, ठीक है ना, आप पेमेंट करते वक्त बहुत बोरिंग काम है आपका। तो जो भी फिनटेक स्टार्टअप बने हैं वो इजिली स्केलेबल हो पाए, राइट। तो बोरिंग काम बहुत ज्यादा तेजी से स्केलेबल हो पाए। जैसे आप देखें तो सास हैं, जो भी सॉफ्टवेयर वाले काम है वो रेप्लिकेबल और स्केलेबल क्यों होता है, वो बियॉन्ड बाउंड्रीज होते हैं, वो ग्लोबल तक चले जाते हैं। वेरी ट्रू। आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस वो रिपीटेबल और स्केलेबल, ये दोनों मॉडल पे टेस्ट होना चाहिए, और इस पूरे टेस्टिंग प्रोसेस को मेरी नजर में ये स्टार्टअप है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये चीज बड़ी अच्छी है, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी बातों को एक्सप्लेन करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बेसिक्स को समझाने वाले बहुत कम लोग हैं, और ये पॉडकास्ट कहीं ना कहीं वो एक चीज सॉल्व कर रहा है। देखो इसमें आपका पॉइंट सही है, जब हम किसी को सुनते हैं तो वो एक स्टोरी को सुन रहे होते हैं, पर उसका एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस रॉ एंड रियल, जैसे नाम वो बहुत हार्ड होता है ना। लोग आजकल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं क्योंकि काफी सारे लोगों को फंडिंग मिल गई, ग्लैमर लाइफ दिखती है, बट एंटरप्रेन्योर बनना यानी डे टू डे का आपको हसल लेना, रोज आपको एक नए चैलेंज से डील करना। कभी आपका पता चलेगा टीम ने जो आपने एक ऑर्डर ले रखा फुलफिल कर ही नहीं पा रहे हो आप, सही बात। कभी कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, तो बहुत सारी चीजों के साथ आपको डे टू डे फाइट करनी पड़ती है। कभी फंडिंग के साथ करनी पड़ती है, कभी आपको प्रोडक्ट के आगे से डिलीवरी वेंडर के साथ करनी पड़ जाती है, कभी कस्टमर हैंड पे सपोर्ट पे करनी पड़ जाती है। तो रोज अगर आप नए चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार हो तो आप स्टार्टअप करो, रोज नए चैलेंजेस हो तो स्टार्टअप करो। लेकिन फिर क्या वो वजह है दीपक कि बहुत सारे स्टार्टअप बंद हो रहे हैं? हम अखबार खोल लेते हैं, टीवी खोल लेते हैं, तो पता चलता है कि ये स्टार्टअप खुला फिर बंद हो गया, बहुत जल्दी जल्दी बंद हो रहे हैं। नहीं, इसमें थॉट ये है कि आप देखेंगे बहुत जल्दी जो स्टार्टअप बंद हो रहे हैं ना, इसमें दो तरह के स्टार्टअप, जो छोटे शुरू हुए और एक बड़े स्टार्टअप। अगर आप छोटे में कोई स्टार्टअप शुरू करो तो पहले तो आपका वही चीज है कि आपने स्टार्टअप शुरू क्यों किया। कई लोग सिर्फ जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने जॉब में उन्होंने अच्छा खासा कर लिया, अब एक दिन उनको थॉट आता है कि नहीं बहुत जॉब कर ली, अब मेरे को कुछ करना है। क्या यही रीजन है सिर्फ, या रियल में आप कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप जॉब माइंडसेट से काम करोगे तो आप 9 to 5 एक माइंडसेट होता है, और स्टार्टअप में आपको बहुत पूरा का पूरा दिन लगना पड़ता है, आपके कोई वीकेंड्स नहीं होते हैं। तो ये बात बहुत, ये हसल अगर आप लेने के लिए तैयार हैं
तो वो आप स्टार्टअप ये कई बात लोग क्या हो बहुत- जाते हैं कि स्टार्टअप तो शुरू कर देते हैं बट वो हसल के लिए तो रेडी नहीं होते। वेरी ट्रू। और ये बात बहुत नोट करने वाली बात है कि लोग सोचते हैं कि जॉब से निकल कर अब मैं बिजनेस करूंगा तो जब मर्जी आए छुट्टी ले सकता हूँ, Exactly. जब मर्जी आए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब रियल असल में कूदते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो 9 to 5 से ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना छुट्टियां बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक बाद में पता अच्छा, इसको यूं देखो आप, एक और चैलेंज सामने आपको बताता हूँ जो नॉर्मली जो इनिशियल लेवल के स्टार्टअप जिनको फंडिंग वगैरह में इशू आते हैं मिलते हैं। आप जॉब कर रहे हो 1 से 5 के बीच में आपको सैलरी आती है हाँ, और आप स्टार्टअप कर रहे हो तो 1 से 5 में आपको सैलरी देनी है। बिल्कुल सही बात है ना? जो आप वहाँ पीस में रहते हो ना और यहाँ पे आप 1 से 5 में आपका पीस चला जाता है। यहाँ तो 1 तारीख पास आते आते कैसे सैलरी देंगे, कैसे रेंट पे करने हैं, रेंट पे तो करेंगे। ये सारी चीजें चलती है अगर आपको फंडिंग नहीं मिली है या आपका अभी बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेज पे हो। गेम काफी बदल जाता है। गेम बदल जाता है। तो पहले तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि वाई आर डूइंग दिस, देन व्हाट क्लियर होना चाहिए आपका कि आप कर क्या रहे हो। वेरी ट्रू। है ना? क्योंकि कई बार अगर लोग आपने शुरू कर दिया बट अगर आप प्रोडक्ट पे ही दूसरे पे डिपेंड हो, उसमें आपके कुछ भी ऐसा कोई आपकी तरफ से उसके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। सर्विस में आप अगर कोई आपने टेक बनाया है या आप जो सर्विस देना चाह रहे हो उसके अंदर क्या ऐसी चीज है कि वो मार्केट। एक खूबी जरूर है कि स्टार्टअप का जो स्केलेबिलिटी है ना वो फास्ट हो सकती है क्योंकि आप बहुत छोटे होते हो तो आप मूव कर सकते हो, मूव कर सकते हो आप। बट जब मेरी नजर में ये कि जब भी ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आपके पास एविडेंस आ गया कि आपका प्रोडक्ट वगैरह सारी चीजें फिट है मार्केट के साथ, आई थिंक तब मेरी नजर में वो स्टार्टअप नहीं जाता, तब वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। और आप एक और भी बात हमेशा कहते हैं कि बिजनेस जो है वो हमेशा धीरे चलता है। धीरे चलता है, स्टार्टअप तेज चल सकता है। स्टार्टअप तेज चल सकता है क्योंकि बिजनेसेस जो होते हैं ना वो पहले दिन अपना कस्टमर, अपना प्रोडक्ट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो सब रेडी होता है। तो वो उसके लिए ये कह सकते हैं हम कि दे आर स्लो इन मूव पर दे आर डूइंग इन बिग वे। उनका काम करने का जो तरीका होता है बहुत स्लो होता है लेकिन वो कर बढ़ा रहे होते हैं। राइट। और स्टार्टअप्स क्या होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं। है ना? मोस्टली अगर हम बात करें कि बिजनेस और स्टार्टअप्स में क्या अंतर है, बिजनेसेस में क्या है, एक आपका एक बोर्ड मीटिंग होती है, आपको एक प्लान डिसाइड हो जाता है और वो प्लान पहले से वर्कआउट करके आया चुका था। तो आपके पास कस्टमर होते हैं, आपके पास प्रोडक्ट होता है, आपके पास सर्विस होती है, सब कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड, आपकी मार्केटिंग वगैरह पूरी ट्राइड एंड टेस्टेड हो। अब आपको उसको लागू करना होता है तो दे कम विद द 5 ईयर प्लान और उसके पूरे सारी चीजों के साथ रेडी होते हैं। और स्टार्टअप आते हैं अनसर्टेनिटी के साथ, द सीरीज ऑफ अननोन। आज आप देखिए कई स्टार्टअप इनिशियली किसी और सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, है ना, और आपको उसका प्रोडक्ट धीरे 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 बदलते हैं या सर्विस धीरे धीरे बदलते हैं। शुरुआत में जो थॉट था वो अब है ही, वो थॉट चेंज हो जाता है क्योंकि वो सीरीज ऑफ अननोन से गुजरते हैं। वेरी ट्रू। है ना? तो इसीलिए बिजनेस और स्टार्टअप में फर्क है। इसलिए मैंने बोला जब आपको सारी चीजें क्रैक हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है ना, तो आप ये कह सकते हो कि अब आप बिजनेस में एंटर कर चुके हो। वेरी ट्रू। इसके साथ साथ समझने वाली बात एक और भी है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना एक स्टार्टअप करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके अभी देखिए आप जो बड़े स्टार्टअप्स जितने भी अगर आप देखोगे चाहे तो कहीं ना कहीं आपका हैबिट पैटर्न का वो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पार्ट है। अगर आप उसका और स्टार्टअप में आप कर क्या रहे हो उसका हैबिट पैटर्न तो चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे होते हैं। तो जो बड़े आप देखोगे ना कहीं जितने भी बड़े जॉइंट्स बने हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं वो देखेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत काम कर रही होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी फियर से ड्रिवन कर रही होती है, ग्रीड से ड्रिवन कर रही होती है। जैसे बहुत सारे स्टार्टअप आए, आपको पहले सारी चीजें फ्री में मिली है ना, या डिस्काउंट में मिली, ये थ्योरी पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। तो ये क्या है ह्यूमन साइकोलॉजी में, ये कि आपको फ्री में कोई भी चीज मिलती है तो अच्छी लगती है, डिस्काउंट आपको अच्छा लगता है। तो कई सारे स्टार्टअप्स इसको काम करते हैं, कई सारी चीजें आपको, कई स्टार्टअप्स तो मुझे लगता है कि शुरू हुए थे ना वो अलग थॉट के साथ शुरू हुए, तो उनको काम करते करते क्लियर हुआ। जैसे मैंने बोला सीरीज ऑफ अननोन के साथ शुरू करते हैं कि क्लियर हुआ कि ये चीज तो मैंने एड्रेस ही नहीं करी थी, ये चीज प्लेट पे आ गई है। कई बार ऐसा होता है उनके आइडिया पे काम करते करते हुए ऐसा आइडिया उनके सामने आ जाता है जो बहुत ही मैसिवली उसको ऊपर लेके चला जाता है। बिल्कुल ठीक बात है।
इसके अलावा एक और चीज भी समझ में आने वाली है यहाँ पर कि लोग यूनिट इकोनॉमिक्स वर्ड से तो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में यूनिट इकोनॉमिक्स पर जो काम नहीं करते उन स्टार्टअप्स के फेलियर के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं? एक्चुअली इसके लिए अभी कोई राइट आंसर तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी जैसे अपने जियो आया था तो उन्होंने सब में शुरू में आप फ्री में प्लान दे के और उन्होंने एक बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर किया, ठीक है ना। और कई सारे स्टार्टअप्स अभी आपको पता है डिस्काउंट पॉलिसी पे काम करके आपको कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, आपकी फंडिंग की पोजीशन पे कि आपको फंडिंग कितनी मिली हुई है, किस चीज़ के लिए मिली है। करंटली मैंने ये देखा है कि जो कई लोग स्टार्टअप में फंडिंग भी लेते हैं ना, वहाँ पे कई बार फंडिंग लेते वक्त भी फाउंडर का थॉट क्लियर नहीं होता है कि वो फंडिंग किस सब्जेक्ट के लिए ले रहा है। मैं कई ऐसे फाउंडर से मिला भी, बातचीत होती है, वो भाई इन्वेस्टर के सामने फंडिंग किसी और सब्जेक्ट के लिए लेने गया, ठीक है ना, और कल कुछ और दिया, इन्वेस्टर ने कुछ और पिच किया तो उसने ओके कर लिया। इसलिए देखेंगे कई बार फंडिंग मिलने के बाद कई लोगों का स्टार्टअप का आइडिया बदल जाता है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर अपनी जगह पे जिस थॉट के साथ आया वो आया है एग्जिट माइंडसेट पे। वो एक फंडिंग राउंड देगा कि जो पैसा दिया है वो कितना एक्स बन के आएगा और उसको एग्जिट लेना है और फाउंडर को बिल्ड करना है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज होती है कि फाउंडर जिस चीज के लिए फंडिंग ले रहा है ना, वहां पे वो किस चीज के लिए कितना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको फंडिंग नहीं भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फाउंडर आके मेरे को बोलता है यार मेरे को तो पुराना लॉस कवर करना है, उसके लिए मेरे को फंडिंग चाहिए, मैं पूरा बिजनेस मॉडल को समझ चुका हूँ लेकिन मेरा जो पुराना बर्डन है वो मेरे को रोक रहा है, ठीक है, क्या वो बात वो इन्वेस्टर को ऐसे बोल सकता है? नहीं बोल सकता। लेकिन उसका रीजन ये होता है अब उसको बिजनेस का पूरा क्रैक कर चुका होता है कई बार और उसका बिजनेस मॉडल भी प्रॉफिटेबल हो चुका होता है, लेकिन वो फंडिंग के बाद जब वो बात बैठता है टेबल पे तो ये बात नहीं बोल सकता। और मोस्टली मुझे ये भी दिखता है कि जो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो मॉडल्स है ना, मुझे लगता है ये थोड़ा इंडिया में तो है भी कि यहाँ पे इन्वेस्टर से ज्यादा फाइनेंसर है। बिल्कुल ठीक है ना। जब वो आप उनके साथ बैठ रहे हो तो वो आपके बैलेंस शीट पे काम करें, जैसे बैंक्स भी आपको बैलेंस शीट देख के तो देती है ना, एक्चुअल में वो फाउंडर के अंदर कितनी आग है, वो उसके लिए काम करना चाहता है, आइडिया में कितना दम है, आइडिया में कितना दम है, उसके प्रोडक्ट में कितना दम है, ठीक है ना, वो जरूरी है। और शायद यूएस और बाकी कंट्रीज में वही देखकर फंडिंग होती है, दैट इज रियल इन्वेस्टिंग। एक्चुअली देखो फेसबुक में जब बना या गूगल बना, जब उनके इनिशियल स्टेज पे अमेजोन पे या टेस्ला को देख लो, जो बड़े जायंट्स हैं, हाँ प्रॉफिट, आप उन्होंने प्रॉफिट 20-20 साल बाद जाके डिलीवर करना शुरू किया और उनको कंटिन्यू फंडिंग मिल रही थी। बर्निंग की शुरुआत, बर्निंग लेकिन वो जब कुछ डेवलप कर रहे थे। और मुझे एक और चीज है, क्या मुझे लगता है क्या पहले दिन वो इस थॉट पे थे कि वो इतनी बर्निंग करेंगे? उन्होंने भी अपने मॉडल को स्लोली फिल्टर करके कर लिया, लेकिन जो अच्छी चीज थी उनके साथ था डेटा, वो डेटा के लिए काम कर रहे थे बहुत अच्छी तरीके से। और कहीं ना कहीं हैबिट फॉर्मिंग एक ऐसी चीज बनी है जो उन इन्वेस्टर्स के दिमाग में भी क्लियर था कि अगर हैबिट फॉर्मेशन के लिए बर्न हो भी रहा है तो वो आगे जाकर ज्यादा बड़ा रिजल्ट दे देगा। आप देखिए ओला से लेकर बाकी जितनी भी और स्टार्टअप है जो हैबिट फॉर्मेशन, अब हम टैक्सी लेने नहीं जाते, हमारी आदत बदल चुकी है। हाँ, इवन है जैसे पहले आप किसी जमाने में रेलवे पे टिकट कराने जाते थे, आप भले आईआरसीटी की साइट काम नहीं कर रहे हो ना, तो भी उठ के गुस्से में वो टिकट कराने नहीं जाए। तो कुछ ऐसे हैबिट पैटर्न होते हैं जो इतने ज्यादा हाई, कुछ बिजनेस मॉडल ऐसे होते हैं जो आपके हैबिट पैटर्न में आपको इरिटेट भी करते हैं ना, तो भी आप उसको बिहेवियर को नहीं बदल पाते क्योंकि आप रिवर्स नहीं जा पाओगे। बिल्कुल सही बात है। अब जो चीजें बदल चुकी है वो तो बदल ही चुकी है, आप रिवर्स उसमें जा ही नहीं सकते। 10 मिनट में आपको चीजें मिल रही है क्विक कॉमर्स में, तो वो आपकी हैबिट बनती जा रही है। अब आप क्विक कॉमर्स पे देख लीजिए, आप थॉट्स देख लिए, मुझे शायद इस चीज पे अगर मैं बोलूंगा तो वो चीज हो जाएगी, बट क्विक कॉमर्स जिस थॉट के साथ आए थे, तो शुरू में ग्रोसरी दे रहे थे, उनका थॉट ये था कि आपके घर पे कोई चीज की कमी हो गई, आपको इमीडिएट मिल जाएगी, आप उठ के बाहर सामान लेने जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन कस्टमर ने उसको अलग तरीके से लिया है। कस्टमर ने बोला यार मेरे को हर चीज 10 मिनट में मोबाइल मिल रहा, तो मोबाइल क्यों नहीं मंगाऊं? तो ये उनके लिए कितना बेनिफिट वाला हो गया कि उनकी टिकट साइज बड़ी हो गई। और उसकी वजह से अमेज़न जैसे जायंट्स जो कि 2 डेज डिलीवरी 3 डेज डिलीवरी में किंग हुआ करते थे, उनको भी अपना मॉडल बदलने पे सोचना पड़ेगा। हाँ, वो क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में कस्टमर की जो साइकोलॉजी थी ना, वो शायद जज करने में कहीं ना कहीं अमेज़न भी पीछे रह गया। ठीक है, और अमेज़न जो काम कर रहा है, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें अमेज़न काम कर रहा है, तो वो यूएस
बेस्ड हैं, उनका थॉट प्रोसेस यूएस से है। आप सोचो कि जो आपके कॉमर्स में आपने डार्क स्टोर इंडिया में खुल गए हैं फॉर एग्जांपल, क्या ये पॉसिबल है यूएस नहीं नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है ना? वहाँ पे आपको हर डार्क स्टोर के लिए बाकायदा लोकेशन देखनी पड़ेगी। वहाँ 10 मिनट डिलीवरी इट्स नॉट इजी। नॉट एट ऑल। यहाँ तो कहीं भी आपने डार्क स्टोर ओपन हो जाता है, क्योंकि पॉलिसी का इतना बड़ा कंट्रोल नहीं जो यूएसए में पॉसिबल नहीं है। तो कई बार क्या होता है, जो जरूरी नहीं है कि जो चीज इंडिया में लागू हो रही है वो यूएस में भी लागू है। बिल्कुल ठीक बात है ना? और जो यूएस में लागू हो रही है वो इंडिया में, कई स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो यूएस का मॉडल लेके आ जाते हैं, पर इंडियन कस्टमर इज वैल्यू ड्रिवन। तो जब भी मेरे से अगर कोई चीज, मैं अगर किसी से डिस्कस करता हूँ, किसी फाउंडर से कई बार बात होती है, मैंने कई फाउंडर ऐसे भी देखेंगे जिनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है और उन्होंने कंपनी स्ट्रक्चर कर दिया होता है। क्यों कर दिया है? क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट से आए हुए हैं, तो उनको वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के प्रति इतना अटैचमेंट होता है कि वो पहले दिन ही उन्होंने अपने सारे खर्चे कॉर्पोरेट के जैसे बना लिए हैं, ऑफिस अपने हिसाब से बना लिए, खर्चे बहुत सारे खर्चे बना लिए, और प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए उनके पास डाल ही नहीं होता। फिर यूनिट इकोनॉमिक्स पे काम नहीं होता। जैसे अभी करंट अगर आप देखोगे, ज्यादातर स्टार्टअप स्पेशली D2C ब्रांड जो संघर्ष कर रही है ना, वो यूनिट इकोनॉमिक्स पे कर रही है कि वो अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट 300 रुपए में बेच रही है तो लॉस में बिक रहा है उनका, तो भी उनकी यूनिट नेगेटिव हो रही है, क्योंकि इतने सारे आपके खर्चे हैं जो आपने सोचे ही नहीं। तो यहाँ पर बहुत ठीक बात, सोचे भी होते हैं लेकिन वो यूं कह सकते हैं कि उसकी कॉस्ट कटिंग नहीं कर पाते हैं। हाँ। वो सोचते हैं कि चलो आज हमने ये चीज कर ली है, उसकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, पर कई बार नहीं हो पाती। और मान लो कि अगर आपने सोचा कि मार्केटिंग कॉस्ट मेरी 20% है, अब आपकी मार्केटिंग कॉस्ट उस प्रोडक्ट के लिए 50% होगी, तो क्या करोगे आप? बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि आपने टेस्टिंग उसकी जो थी ना वो कर ली, तब तो 20% आ रही थी। अगेन क्यों 20% आ रही थी? तब आपका खुद का पर्सनल अटेंशन बहुत ज्यादा था, आप खुद ही मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन जब जैसे ही उसको आप लार्ज स्केल पे लेने जाने की कोशिश करी, तो आपने टीम अलॉट करी, और जो जिस डेडिकेशन के साथ या जिस माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है ना वो टीम परफॉर्म करे। इसलिए स्टार्टअप में ये जरूर बेनिफिट रहता है कि 2-3 अलग अलग सेक्टर के लोग आके आपस में मिल लेते हैं। तो कोई सीटीओ का डिपार्टमेंट देख लेता है, कोई ऑपरेशन देख लेता है, कोई सेल्स देख लेता है, तो एक कलेक्टिव टीम होती है। तो बेनिफिट्स हैं उसके, नो डाउट इस चीज का बेनिफिट्स है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको राइट मार्केट देखकर, अपना प्रोडक्ट कितना मार्केट फिट है ये देखकर, और फिर स्टार्टअप के उस हसल में जाना चाहिए जिससे आप फेल ना हो और फेल होने के चांसेस कम हो जाए, और उसके बाद ही उस काम को करें। आज के इस पूरे वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें वैल्यूड निकली है लोगों के लिए। आपको क्या लगता है कि आज के कन्वर्सेशन में क्या वो चीज़ है जो अभी रह गई है? जैसे देखो, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, काफी सारी चीजें रह गई हैं इसमें। अब मान लो कि जैसे अपन बात कर रहे थे, आप एक बहुत बड़ा फर्क समझना पड़ेगा बिजनेस में और स्टार्टअप्स में। आप देखिए, जब भी बिजनेस में जो प्लान होता है ना वर्क नहीं करता ना, तो सीईओ फायर होता है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाए, और स्टार्टअप में आइडिया फायर हो जाता है। स्टार्टअप में आपका प्लान फायर होता है, प्लान फायर होता है। सबसे बड़ा ये फर्क हो जाता है, क्योंकि आप उसको कर सकते हो। वहां पे सीईओ चेंज नहीं होता है ना, वहाँ प्लान चेंज हो जाता है। प्लान चेंज हो जाता है। पहले जैसे अपने स्टार्टअप चल रहे थे इंडिया में, तो उस स्टार्टअप के अंदर सबसे बड़ा जो ये देखने को मिल रहा था आपको कि सारे स्टार्टअप बस रेवेन्यू के लिए चल रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बात ही नहीं कर रहे थे। जो कुछ समय से ये ट्रेंड बदला है, अब बहुत सारे स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबिलिटी को भी देख रहे हैं। अभी आप चाहे फंडिंग भी उनको ही मिल रही है जिनकी प्रॉफिटेबल है, या एटलीस्ट उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है। अगर वो लॉस में भी हैं, तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा, या सर्विस जो भी है आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव होनी चाहिए। आप कब लंबे समय तक उसको नेगेटिव में नहीं चला सकते। कोई भी अगर आपका अपना आइडिया है, तो पहले आप अपनी इस यूनिट इकोनॉमिक्स पर काम करो, ये मेरा एक सजेशन रहेगा। तो यूनिट इकोनॉमिक्स पर काम होना पहले ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं आपको अपना प्रोडक्ट का राइट मार्केट फिट समझना ज़रूरी है, और उसके बाद स्टार्टअप में उतना सही रहता है। तो बिटवीन द जर्नी में ऐसी ही कुछ कहानियां जो कि जर्नी के मिड की कहानियां हैं, जो उस सफ़र के मध्यांतर की कहानियां हैं, वहाँ से जो सीखा वो एक्सपीरियंसेस हैं जो कई लोगों के साथ हम आपसे शेयर करेंगे, और उससे आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। इसलिए बने रहिएगा बिटवीन द जर्नी बाय परिवर्ल्ड के साथ।